नमस्ते किसान साथियों। मैं डॉक्टर स्नेह यादव आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डॉक्टर खेती में। आज हम बात करते हैं गिंडार की, जिसको कि वाइट ग्रब कहते हैं और सफ़ेद कीड़ा भी कहते हैं, गोबर का कीड़ा भी कहते हैं। क्या बारिश के इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा हर फसल में जो अटैक आता है, सबसे ज़्यादा वाइट ग्रब से हर किसान परेशान है। अब बात करते हैं कि जो वाइट ग्रब होता है, जिसको गिंडार भी कहते हैं, सफ़ेद कीड़ा भी कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करोगे। इस टाइम पे जब आप मिट्टी को, जो भी ऐसे ग्रसित पौधे हैं उनको देखोगे, तो नीचे सफ़ेद सफ़ेद कलर का आपको कीड़ा दिखाई देगा। वो सफ़ेद और क्रीम कलर का होता है, और जैसे ही उसका मुंह देखोगे वो आपको थोड़ा सा भूरे भूरे से रंग का मुंह दिखेगा। ये वो इसलिए उसका नाम वाइट ग्रब भी निकाला हुआ है। वो वाइट ग्रब से ऑलमोस्ट फसलों में इसका नुकसान होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो नुकसान है ये करता कैसे है। इसकी मेनली चार, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 4 स्टेजेज होती है। ये 8 महीने से लेके 1 साल लग जाती है इसको अपनी एक साइकिल पूरी करने में। 4 स्टेजेज होती है। सबसे पहले अंडा होता है। अंडा आपको आसानी से जब भी खोदोगे, जहाँ पे व्हाइट ग्रब का अटैक है वहाँ पे 8 से 10 सेंटीमीटर पे आपको इसके अंडे दिख जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद रंग के। उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है, लार्वल स्टेज। एक लार्वा जो कीड़ा सा होता है, जो पीछे से सफ़ेद रंग का होता है और उसका मुंह भूरे भूरे रंग का होता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इसके लार्वल जो स्टेज होती है वही करती है। लार्वा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, और सबसे आसान इसको जो कंट्रोल करना है वो भी लार्वा वाली स्टेज में ही कंट्रोल करना सबसे आसान है। इसके बाद जो तीसरे स्टेज, और ये जो लार्वा होता है ये नुकसान कैसे करता है। ये जो नुकसान करता है मेनली जो पौधे हैं, किसी भी के, आप मूंगफली के लगा लो या बाजरे के लगा लो, या किसी भी पौधे के, सोयाबीन में बहुत अटैक करता है। उनकी जड़ों को खा जाता है। जड़ें खाने की वजह से नुकसान होता है। जो तीसरी इसकी स्टेज होती है प्यूपा, प्यूपा स्टेज नुकसान नहीं करती। वो एक जगह है अपना, थोड़ा सा प्यूपा की तरह बन के और गिरा रहता है वो, मतलब बिल्कुल फिक्स स्टेज होती है। इससे जो चौथी स्टेज होती है अडल्ट वाली, ये एक भूंड की तरह, बिटल कहते हैं जिसको, भूंड जैसा सा बन जाता है। वो स्टेज भी काफ़ी नुकसान करती है, पर सबसे ज़्यादा लार्वा ही नुकसान करता है बारिश के मौसम में। और जो भूंड वाली स्टेज होती है, जिसको कि अडल्ट कहते हैं, उस स्टेज में ये क्या करता है कि पौधे की पत्तियां खाता है, और जैसे पत्तियां खाएगा फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, और उसकी वजह से भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो इसका अटैक है वाइट ग्रब का, वो कौन कौन सी फसलों में आपको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो बारिश के टाइम पे जो अटैक है वाइट ग्रब का, वो आपको मिलेगा मूंगफली में। इस टाइम मूंगफली में बहुत ज़्यादा अटैक है इसका। मूंगफली की जड़ों को काट देता है, और जो खड़े पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। किसान सोचता है कि बिल्कुल, मतलब सुबह शाम भी वो पौधे आपको मुरझाए हुए दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अटैक इसका मूंगफली में होता है, क्योंकि वो मिट्टी भी थोड़ी सैंडी होती है, थोड़ी सी जो बालू मिट्टी टाइप की होती है वो होती है, इसलिए उसमें अटैक इसका ज़्यादा रहते हैं। दूसरा जो इसका सबसे ज़्यादा अटैक है वो अपने जो एरिया में है, महेंद्रगढ़ वाला जो साउथ हरियाणा है, इसमें बाजरे में भी इसने पिछले 3-4 साल से बिल्कुल आतंक मचा रखा है। ज़बरदस्त अटैक जो इसके अंदर उसका है, वाइट ग्रब का है बाजरे में। जो तीसरा, आज अब की बार कुछ कुछ जगह पे गुआर में भी इसका अटैक देखा गया है। कई किसानों ने रिपोर्ट किया है कि गुआर में भी जिस सफ़ेद लट जो है उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। एक जो इसका सबसे ज़्यादा अटैक सोयाबीन में भी बहुत अटैक होता है। और जो ये सफ़ेद लट है, गन्ने तक में भी अटैक करती है। गन्ना तो 2-3 साल की फसल होती है, किसान की पूरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाती है जब सफ़ेद लट का अटैक होता है तब। और उसके अलावा जो भी पौधे आपने लगा रखे हैं घर पे, कोई भी फ्रूट्स के पौधे हैं, अनार के हैं या अमरूद के हैं, सब में आपको बारिश के मौसम में व्हाइट ग्रब का अटैक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम फसलों में पहचान कैसे करेंगे कि ये व्हाइट ग्रब का ही अटैक है, या सफ़ेद जो लोई है, सफ़ेद इसको वो कहते हैं, उसी का सफ़ेद कीड़ा जिसको कहते हैं, या गिंडार, इसी का अटैक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, पूरे खेत आपको बिल्कुल हेल्दी दिखेगा, और कहीं कहीं ये पूरे खेत में एक साथ नहीं आएगा। पैचेज में आपको, यहाँ एक बड़ा सा पैच हो गया, वहाँ एक बड़ा सा पैच होगा, ऐसे पैचेज में आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल फसल है वो मुरझाई हुई लगेगी, थोड़ी पीली पीली दिखाई देगी। और वो पैचेज ऐसे नहीं है कि मतलब आपको सुबह शाम सही देखेंगे, दोपहर में नहीं। वो पैचेज आपको सुबह और शाम, जिस टाइम पे पूरी फसल बिल्कुल अपने आस, मतलब पूरे उसमें होती है, अच्छे से उस कंडीशन में होती है सुबह शाम फसल, उस टाइम पे भी आपको पौधे मुरझाए हुए दिखे, इसका मतलब 99% उसमें व्हाइट ग्रब का ही अटैक होता है उस टाइम पे। तो जो व्हाइट ग्रब का अटैक होता है, इसको उन जिस भी एरिया में आपको लग रहा है इस पैच में व्हाइट ग्रब का अटैक है, वहां से जब आप पौधा उखाड़ के देखोगे, या फिर पौधे के जो आसपास की मिट्टी को देखोगे थोड़ा सा खोद के 8 से 10 सेंटीमीटर तक, तो आपको सफ़ेद लट दिखेगी, सफ़ेद और या क्रीम रंग की होगी, आगे उसका मुंह काला काला दिखेगा, तो मतलब वो व्हाइट ग्रब का अटैक है। अब बात करते हैं कि व्हाइट ग्रब का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है। देखो, सबसे ज़्यादा जो व्हाइट ग्रब का अटैक है वो क्यों आता है, सबसे बड़ा जो रीज़न है इसका अटैक अभी जो बढ़ रहा है वो उसका, और जो भी फंगस वगैरह बीमारियां कीट बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है गोबर की खाद।
किसान क्या करते हैं, गोबर की खाद डालना चाहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, सब डालते हैं और डालनी भी चाहिए हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए गोबर की खाद। लेकिन गोबर की खाद गला सड़ा के डालनी चाहिए। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, जो भी गांव में कुल्डियां होती थी ना, वो जगह हमेशा खोदी हुई होती थी, वो नीचे होती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि जमीन के ऊपर आपने कुल्डी डाल ली और वो आप उठा के खेत में डाला है हर 6 महीने में, ऐसा कभी भी नहीं होता था। खड्डा खोद के प्रॉपर अच्छा सा गहरा खड्डा होता था और जो औरतें गोबर जितना भी पशुओं का होता था उस खड्डे में डाला जाता था और वो बिल्कुल गला सड़ा हुआ खाद, जब वो खाद बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो जाए और उसमें कोई स्मेल नहीं आए, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दानेदार सी खाद हो जाए, वो अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद होती है। वही खाद आपने हमेशा अपने खेत में डालनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद में क्या होता है, जब बिना गले सड़ी चीजें हैं तो वो क्या इंसेक्ट वगैरह उसी को खाएंगे। ये जो व्हाइट ग्रब है क्या खाता है, जड़ें मिल गई तो जड़ें खा ली इसने, और अगर जड़ें नहीं मिलेगी तो भी जिंदा रहेगा। उस टाइम पे ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन जो आपकी मिट्टी में है उसको खाएगा या फिर मिट्टी खाएगा, लेकिन जो आपकी लार्वल स्टेज है ये इसको पूरी करेगा, उस लार्वल स्टेज को। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप बिना गली सड़ी गोबर की खाद इसमें डालते हो तो इसका अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका अटैक भी बढ़ेगा, दीमक का अटैक भी बढ़ेगा और जो भी फंगस है उसका अटैक भी बढ़ेगा। और ये दो तरह से नुकसान करता है, अकेला जड़ों को खा के नुकसान नहीं करता, जहां भी जड़ों को खाएगा वहां पे जड़ों पे घाव बन जाएंगे और जहां भी घाव बनेंगे उस घाव पे फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाएगा। जहां भी घाव होगा वहां फंगस बहुत जल्दी आके अटैक करेगी, तो बार बार फंगस का अटैक। कई बार किसान क्या करेंगे, कोई बीमारी फंगस के आपको सिम्टम दिखे क्रॉप में, आपने स्प्रे कर दी फंजीसाइड की, थोड़े दिन बाद दोबारा से आपको फंगस का अटैक दिख रहा है, फिर स्प्रे करो, फिर फंगस का अटैक दिख रहा है, तो आप एक बार उसको ध्यान से पौधा उखाड़ के भी देख लियो। ऐसी कंडीशन में हो सकता है व्हाइट ग्रब का वहां पे अटैक हो, क्योंकि जहां भी व्हाइट ग्रब ने घाव बना रखे हैं वहां पे आप फंगस स्प्रे करोगे, उसके बाद दोबारा से फंगस का अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप खेत में गोबर की खाद डालो, अच्छे से गली सड़ी चाय पत्ती जैसी उसकी कंसिस्टेंसी जब हो जाए, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दानेदार सी और उसमें से कोई स्मेल ना आती हो, ऐसी गोबर की खाद अपने खेत में डालो। और कोशिश करें कि गोबर की खाद को हमेशा उपचारित करके डालें। बहुत सारे जो कल्चर्स आते हैं, बायोलॉजिकल कल्चर्स आते हैं जिनसे उपचारित कर सकते हो, जैसे सूडोमोनास आ गया या फिर पीएस भी आता है, फॉस्फोरस सोलोलाइजिंग बैक्टीरिया है, और भी कई सारे कल्चर्स होते हैं। वो उनसे आप हमेशा जब उपचारित करोगे तो क्या होता है कि जो भी आपकी मिट्टी में फॉस्फोरस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है हमारी मिट्टी में फॉस्फोरस नहीं है, हम डीएपी डाले जा रहे हैं, फॉस्फोरस है लेकिन वो पौधा ले नहीं पा रहा, वो फिक्स हो चुकी है मिट्टी के अंदर, तो फॉस्फोरस सोलोलाइजिंग बैक्टीरिया उसको उस फॉर्म में कर देगा कि आपका पौधा ले पाए। तो उससे एक तो आपको खाद कम डालनी पड़ेगी और दूसरा वो ऑर्गेनिक चीज है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपकी फसल को। दूसरा इसके अंदर जो आप बायोकल्चर मिला रहे हो, जब इसको मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए, उसमें सोडोमोनास हो गया, राइजोबियम हो गया, पीएसबी हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया या फिर माइसीलियम वगैरह, जो भी जो कल्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं वो आप उसमें मिला लो। और अगर आप ये भी नहीं मिला पा रहे गोबर की खाद में, तो आप एक काम कर लीजिए, एक बायो डिकम्पोजर आता है, डिकम्पोज कर देता है, बहुत फास्ट स्पीड अप कर देता है। आप डिकम्पोजर जो होता है उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके और वो उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए 1 महीने पहले। 1 महीने में आपकी गोबर की खाद तैयार हो जाती है, फिर आप वो डालिए खेत में, बजाय कि आप कच्ची गोबर की खाद तो बिल्कुल भी ना डाले। हर तरह से आपको फसल को नुकसान पहुंचाती है और उससे न्यूट्रिएंट्स भी पूरे नहीं मिल पाते फसल को। हमें लगता है शायद वो फायदा करेगी, बट वो फायदा नहीं करती। और एक दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो रखनी है कि आपने जब भी गोबर की खाद वगैरह आपके खेत में डाल रहे हो तो वो 1-1.5 महीना पहले डाल लो। ऐसा नहीं है कि आपने डाल ली और इंस्टेंटली बिजाई कर दी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा गैप रखो 1-1.5 महीने का, और उस टाइम पे आप उसमें गोबर की खाद डाल सकते हो। एक जो इसका व्हाइट ग्रब का जो मेनली अटैक होता है वो आपका शुरू हो जाता है जुलाई, बारिश जो पहली बारिश होती है मानसून की, वो सबसे जरूरी, उस टाइम पे इसका अटैक शुरू होता है और पहली बारिश से सितंबर के एंड तक इसका अटैक होता है। और जहाँ जहाँ पे अटैक होता है वहाँ फंगल अटैक भी ज्यादा होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा टाइमली अगर आप इसको पहचान जाते हो और टाइमली आप इसका कंट्रोल कर लेते हो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब बात करते हैं इसका कंट्रोल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे जो बढ़िया इसका कंट्रोल है वो है बीज उपचार। आप कोई भी फसल बो, आप बाजरा बो रहे हो, गुआर बो रहे हो या फिर उसके अलावा मूंगफली बो रहे हो या कोई भी फसल बो रहे हो, आप बीज उपचार सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जो आती है, गुआचो के नाम से भी आती है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जो आती है, उससे आप इसको 8.5-9 ml दवाई लगती है 1 किलो बीज के लिए, उस दवाई में मिला के और आप बीज उपचार जरूर करें। आपका वहां पे आधे से ज्यादा खर्चा बच जाता है, आपका मतलब 80 से 90% तक बीमारी आने के चांस नहीं बचते, बिल्कुल ठीक हो जाता है।
दूसरा आप क्या कर सकते हो, बेसल डोज, जो जैसे आप डीएपी डाल रहे हो या यूरिया डीएपी या एसएसपी, जो भी खाद आप अपने खेत में बुआई के टाइम पे दे रहे हो, उसी खाद में दानेदार वो आते हैं इंसेक्टिसाइड्स। जैसे दानेदार में आप रिएजेंट ले सकते हो, रिएजेंट अल्ट्रा आता है, वो आप 4 किलो की पैकिंग लीजिए और 4 किलो उस पैकिंग को आप उस खाद में मिला लीजिए और आराम से छिड़क दीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। जो रिएजेंट अल्ट्रा होता है, इसके अंदर फिप्रोनिल होता है, फिप्रोनिल 0.6% ग्रेनुलर फॉर्म में जो ये होता है, इससे भी आपका वाइट ग्रब बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। या रिएजेंट नहीं मिल पा रहा तो आप एक फेरटेरा आता है, फेरटेरा भी यूज़ कर सकते हो। फेरटेरा भी आप अगर यूज़ कर रहे हो तो वही 4 किलो आपने फेरटेरा ग्रेनुलर फॉर्म में लेना है और उसमें मिला लेना अच्छे से, इससे भी आपका वाइट ग्रब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, आप केमिकल डालना ही नहीं चाहते, तो क्या करोगे? अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो नीम खली आप यूज़ कर सकते हो। आप 1 एकड़ में 1 से 2 किलो नीम खली लीजिए और जो भी बेसल डोज में आप डाल रहे हो उस अपने खेत में अच्छे से छिड़क दीजिए नीम खली, उससे भी जो ये वाइट ग्रब है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दूसरा एक बायर की आती है, लेसेंटा आती है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है इसके अंदर, उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि 40% इमिडाक्लोप्रिड और 40% फिप्रोनिल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है वाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए और एक आप ये तो हो, ये सारी चीज़ें जो होगी ये तो होती है जब आप लार्वल स्टेज में उसको कंट्रोल कर रहे हो। थोड़े दिन बाद क्या होगा, जब उसकी बीटल्स बन जाएंगी, भूंड बन जाएंगे, उस टाइम पे आप एक बहुत अच्छा कंट्रोल मेजर है और वो सही भी है फिजिकल कंट्रोल के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। खेत से थोड़ा सा दूर आप एक लाइट लगा सकते हो, खेत बिल्कुल खेत में भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लगाना, खेत के पास से आप एक लाइट लगा लो और उस लाइट के पास आप नीचे एक गमला टब कुछ भी रख दो और उस आप पानी भर दो 2 से 3 लीटर और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दो और उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड आप जो हल्की सी फॉर्म में कोई भी इंसेक्टिसाइड डालो और वो इंसेक्टिसाइड आप आसपास भी स्प्रे कर दो थोड़ा सा उस गमले या टब के आसपास, ताकि क्योंकि क्या होता है रात के टाइम पे ये बाहर निकलते हैं अंडे देने के लिए, जो एडल्ट फॉर्म होती है वो, और जैसे ही लाइट दिखेगी वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लाइट के पास आएंगे और वो टकरा के नीचे गिरेंगे। जैसे ही वो पानी में, क्योंकि आपने ऑयल डाल दिया, तेल डालने से क्या होता है ऊपर की कंसिस्टेंसी हैवी हो जाती है, तो वो अगर नीचे गिर गए तो वो ऊपर आ नहीं पाते, वो उसके अंदर डूब जाते हैं, वो मर जाएंगे। या आसपास भी गिरे हैं तो आसपास भी आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रखी है तो वहाँ भी ये काफ़ी, ये जो तरीका है इससे भी काफ़ी हद तक जो है वाइट ग्रब की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है ये वाइट ग्रब के लिए इसलिए बताई जा रही है इस टाइम पे क्योंकि मूंगफली के अंदर, बाजरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक है। महेंद्रगढ़ वाली जो सैंडी सोयल है उसमें तो काफ़ी हद तक इसका कंट्रोल है, इसलिए आगे से आप ये सीजन तो चलो जैसा भी है अब आप वैसे स्प्रे कर सकते हो। आप जो भी बेसल डोज में आप नहीं डाल पाए या बीज उपचारित नहीं कर पाए तो भी आप अपने खेत में आप इस टाइम पे इमिडाक्लोप्रिड वगैरह की स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड को आप मिट्टी में मिला के मतलब आराम से आप 150 ml इमिडा लो, 150 ml के आसपास, और उसको आप 10 से 12 किलो मिट्टी में मिला लो या राख में मिला लो और फिर उसको पानी आराम से स्प्रे कर दो पूरे खेत में। जितनी भी आपको लग सकता है कि इसमें 10 से 15 किलो राख में काम चल जाएगा, 20-25 में चल जाएगा या मिट्टी में, उसमें आप उस दवाई को अच्छे से मिलाओ और पूरे खेत में इवनली स्प्रे कर दो और उसके बाद अचानक इंस्टेंटली पानी देना आपने स्प्रे करते, ताकि जो भी दवाई है वो जड़ों तक पहुँच जाए, ताकि वो अपना असर आसानी से दिखा सके और जो ये वाइट ग्रब है इसका कंट्रोल किया जा सके। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अपना के आप वाइट ग्रब का कंट्रोल कर सकते हो। और अगले सीजन में तो आपने ध्यान रखना ही रखना है कि अगले सीजन में आपने है ना बीज उपचार करके ही बोना है या फिर बेसल डोज में आपने इंसेक्टिसाइड मिलाना ही मिलाना है। खरीफ सीजन की फसलों में तो स्पेशली आपने मिलाना है। अब आप इमिडाक्लोप्रिड की जो है वो सोयल एप्लीकेशन कर सकते हो, सोयल ड्रेंचिंग जिसको कहते हैं, मिट्टी में मिला के वो स्प्रे कर दो और ऊपर से पानी दे दो, इससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी किसान साथी है या जो भी किसानों के ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।